हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 यहाँ पर कवर कर रहे हैं और हमारी ये एनसीईआरटी की सीरीज़ यहाँ पर चालू है। तो आज हम क्लास 6 का अध्याय 10 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फिर से वो वीडियो देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर दे सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। ठीक है, तो आइए आज का ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो यहाँ एक छोटी सी कहानी दी गई है, अरविंद राजा बना। अरविंद के बारे में एक छोटी सी कहानी दी गई है कि अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवारों को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। ठीक है, अब फिर है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अब ये प्रशस्तियाँ क्या होती हैं और वो किस काम आती हैं, इसके बारे में दिया गया है कि दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये जो समुद्रगुप्त है ये गुप्त वंश का बहुत ही प्रभावशाली राजा और भारतीय इतिहास का बहुत ही एक प्रभावशाली राजा यहाँ पर रहा है। तो हम समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो उनके एक दरबारी कवि रहे हरिशेन ने इस प्रशस्ति की रचना की थी, जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। जैसे मैंने बताया कि प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है, प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसकी माँ ने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में प्रशस्ति लिखा हुआ था। ठीक है, तो परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो गुप्त काल आते आते प्रशस्तियों का महत्व और ज़्यादा हो गया था। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो यहाँ पर उसी प्रशस्ति से कुछ वाक्य यहाँ पर लिए गए हैं जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। तो आइए देखते हैं इसको। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी कहने का मतलब है कि जो समुद्रगुप्त थे उनका शरीर कई तरह के कट के निशान जो युद्ध में लगते हैं कि एक योद्धा को, जैसे कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों और कई तरह के तीरों से उनके शरीर पर कुछ निशान बने हुए हैं। तो एक योद्धा का शरीर इन्हीं निशानों की वजह से सुंदर दिखाई देता है। अब आगे है कि अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो, तो ये जो मानचित्र 7 है यहाँ पर दिया गया होगा मानचित्र 7। तो ये जो मानचित्र 7 है उसको आप यहाँ से पॉज करके आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मानचित्र को कलर में यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि यहाँ पर हरे कलर से, ठीक है, हरे कलर से दर्शाया गया है। इधर ये जो इस वाले हिस्से को लाल कलर से दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ लाल कलर के कुछ बिंदु दिए हुए हैं। इस वाले हिस्से को नीले कलर से दर्शाया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तो जो हरा रंग का क्षेत्र है, तुम्हें उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। तो नीचे हम लोगों ने जो लाल बिंदु का एक क्रम देखा उसके बारे में बताया गया है। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। तो इस प्रशस्ति में जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं उनके द्वारा इस मानचित्र को बनाया गया है कि हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
तो ये जो आर्यावर्त यहाँ पर दिया गया है, हम लोगों ने अभी नीचे देखा, तो उसके 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। तो फिर उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों को भी समुद्रगुप्त ने हराया था। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। तो नीचे जो लाल बिंदु दिखे, ठीक है, एक बार फिर से उस मानचित्र को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो हरे रंग का ये जो क्षेत्र है वो आर्यावर्त का है, और ये जो है क्षेत्र है वो दक्षिणावर्त के बारे में बताया गया है। तो आर्यावर्त इधर ऊपर की ओर और दक्षिणावर्त जो है नीचे की ओर, ठीक है। तो इस तरह का वर्णन किया गया है उस प्रशस्ति में। फिर उसके बाद दिया गया है नंबर 2, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग में रंगा गया है। तो जो बैगनी रंग का जो क्षेत्र हम लोगों ने देखा वो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा था। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब नंबर 4 है बाह्य इलाकों के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। तो इतने प्रभावशाली शासक थे समुद्रगुप्त। ये मानचित्र का एक बार अवलोकन आप कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वंशावलियाँ पहले देख लेते हैं कि विक्रम संवत क्या है। 58 ईसा पूर्व प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व से जो प्रारंभ हुआ था, यानी सन 0 से जब 58 साल पहले एक विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था, जिसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इसे संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब पढ़ते हैं वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थी और उनकी माँ जो है कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियों को धारण किया। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इसमें यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, यानी उसके बाद से उस वंश का महत्व धीरे धीरे और बढ़ता गया। अब है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में इसके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो कवि कालिदास थे, महान कवि कालिदास, और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो उनके ही दरबार में रहते थे। अब है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में तथा उनकी जीवनी से उन शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता लगता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। तो उनकी जीवनी जो हर्षचरित है वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। इस तरह के भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान, ठीक है, जिसके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। अब है हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो जो
हर्षवर्धन है वो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। तो उनका युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से। अब है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो चालुक्यों का राज्य कहाँ? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी उसका नाम था ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिरें थी। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। तो जो पल्लव और चालुक्य थे एक दूसरे की सीमाओं में जबरन घुसने का प्रयास करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ठीक है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय का नाम याद रखिएगा। ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब है रवि कीर्ति के अनुसार। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। इस कारण जो कवि हैं उन्होंने लिखा था कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है। तो उनको किसने समाप्त किया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने उन्हें समाप्त कर दिया। किन्हें? पल्लव और चालुक्यों को। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो इनके बारे में डिटेल में कक्षा 7 में दिया गया है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। तो क्या क्या कदम उठाए? कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बनाए गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसा कि कवि हरिशेण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो जो कवि हरिशेण थे वही वहाँ के मुख्य न्याय अधिकारी थे अपने पिता के बाद। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी एक शांति दूत की तरह भी वो कार्य करते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों को बहुत बोलबाला था। मुख्य व्यक्तियों का इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर वे समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए जाते थे तो कभी कभी वे अधिक शक्तिशाली होकर के बगावत भी कर देते थे। अब क्या दिया गया है कि एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। यानी इनको जब युद्ध में इनकी ज़रूरत होती थी तब इनको इनकी सेना को बुलाया जाता था और उसके बदले में इन्हें कुछ भूमि दान दिए जाते थे। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति
सामंत कहलाते थे। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते थे? सामंत, है ना, सामंत कहलाते थे। जहाँ कई भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर से फिर से ये सामंत जो है बगावत करने का प्रयास करते थे शक्तिशाली होकर के। अब है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है जिसे सभा कहते थे। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था जिसे सभा के नाम से जाना जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। फिर है नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इस सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूमि स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग कैसे थे? ठीक है, उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। तो राजा जो थे और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और अन्य लोग जो है और महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो कालिदास की जो सबसे प्रमुख रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को अंगूठी मिली, तो ये एक छोटी सी कहानी दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से पॉज करके अगर पढ़ना होगा तो, ठीक है। अब यहाँ है चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब राजा की सेना के यहाँ पर एक चित्रण किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? बाण भट्ट द्वारा। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिससे सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, बकरी आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इन विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनके सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब एक राजा किसी जगह से राजा का काफिला वहां से गुजरता था तब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता था। अब है अन्यत्र, यानी कि भारत से बाहर की बात। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। अब मानचित्र 6 में आप देख लीजिएगा अरब कहाँ पर है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। कौन सा जानवर? ऊँट। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, ठीक है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए,
अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान में, जो सिंध है एरिया है जो आज के पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया अरब के सिपाहियों ने। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर हमारा समाप्त होता है। यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। तो ये जो आर्यावर्त और दक्षिणापथ जो है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जो समुद्रगुप्त की कहानी पढ़ी थी, तो उन्होंने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त को जीता था। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं, उनको भी याद रखिएगा। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। तो हमारा ये चैप्टर 10 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो इससे पहले के चैप्टर की वीडियो आप लोग को अगर देखना होगा तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के चैप्टर हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। इसी तरह रोज़ नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।